नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज RKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और नेशन नाउ की तरफ से सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। उम्मीद है आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। उम्मीद ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और जो प्रदीप जी पोल्यूशन लेवल है तो वो तो बहुत इंक्रीज कर गए यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ अ बैन ऑन फायर क्रैकर्स। और दिल्ली में जो बैन लगाया था फायर क्रैकर्स के ऊपर, आम आदमी पार्टी ने एवरीबडी चेयरफुली वायलेटेड दैट बैन। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं बड़ी बड़ी खुशी मना रहे हैं उसके ऊपर कि देखिए दिल्ली में बैन जो है इसको वायलेट किया गया, ये किया गया, वो किया गया। अरे भाई देखिए, जहाँ तक फायर क्रैकर्स का सवाल है, पटाखों का सवाल है, देर आर ओल्ड पीपल, देर आर चिल्ड्रन, देर आर पेट्स, देर आर एनिमल्स। और आप जो है मतलब लोगों का अस्थमा होता है, लंग रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, न जाने क्या कुछ होता है। मतलब यार ज़रा सोचना चाहिए लोगों को। मेरा ये मानना है। और अगर आप रामायण पढ़ें, वाल्मीकि रामायण अगर आप कहीं पर भी पढ़ें तो कहीं पर भी प्रदीप जी विस्फोटक सामग्री की कहीं पर भी जिक्र नहीं है, पटाखों का जिक्र नहीं है, एक्सेप्ट इन वॉर। वो तो सर अलग हो गया ना, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, वो तो अलग हो गया ना, अलग अलग प्रकार के अस्त्र। लेकिन श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण का जो स्वागत हुआ जब वो अयोध्या वापस आए तो सिर्फ दीपावली से हुआ। दीपावली का मतलब होता है रो ऑफ लैंप्स, मतलब सिर्फ दीपमाला से हुआ, ये कहा जाता है। एंड अयोध्या सीन दिस आफ्टर 500 years, 500 वर्ष के बाद। योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से पूरे अयोध्या राम के लिए सजा कर रखे थे, 25 लाख 25 लाख दिए लगाए गए हैं सर। ये 25 लाख का क्या हिसाब किताब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 25 लाख कुछ एग्जैक्ट फिगर जो बताया गया वो लगाए गए। So I think such a glorified celebration must have only been after the real Ram came to Ayodhya. जी। उसके बाद I don't think इतना जबरदस्त तरीके से अयोध्या कभी सजा हो गया हो। लेकिन मेरी इसमें तकलीफ ये है कि ये देखिए ना, मतलब इतना खूबसूरत जो लग रहा है, सुंदर जो लग रहा है, मैं इस बात से मैं जरा सा डिसअपॉइंटेड हूँ प्रदीप जी कि इसको ज्यादा हाइप नहीं किया गया। आप देखें ना इसके बारे में, मतलब ये जो है अयोध्या नगरी जो है, मतलब 25 लाख से ज़्यादा जो दिए लगाए गए हैं यहाँ पे। आई विश दे हैड बीन हाइप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो टू स्पीक। इट्स अ वर्ल्ड इवेंट। No, it is a world. I mean, it's a world monument now. अयोध्या टेम्पल। That's right. पूरे देश विदेश से लोग जबरदस्त तरीके से वहां पर पहुंच रहे। और 40 से ज़्यादा वहाँ पर जो होटल बन रहे थे, सब बन रहे हैं। सब जो मुझे जो खबर मिली है वो है कि अगले साल तक, आई थिंक बाई मार्च अप्रैल नेक्स्ट ईयर, मार्च या अप्रैल अगले साल तक शायद वहाँ पे 20 तो जो 5 स्टार होटल्स वगैरह वो तैयार हो जाए। yes. एंड देन those economy hotels also and motels and other places, they will also be ready. And the roads of Ayodhya are being redone, the sewage is being redone, everything is being redone, which is a great thing, fantastic. But let's come back to Maharashtra. वापस आते हैं महाराष्ट्र में प्रदीप जी। एक चीज़ हम कहना भूल गए लोगों को, आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। Chinese में ni hao, Japanese में konnichiwa, Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And there are lots of Swahili speaking people who are also Sri Ram devotees all over Africa. तो मतलब it's a great day for everybody. और आज तो गोवर्धन पूजा भी है। बिल्कुल सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने गोवर्धन पूजा भी करी होगी। ये कहा जाता है गोवर्धन पूजा से एक तो जो आपने पैसा वैसा कमाया वो आपके घर में ही रहता है और उसके अलावा प्रोटेक्शन मिलती है बहुत, कि मतलब रक्षा मिलती है सब लोगों को। फिलहाल हम लोगों के साथ हैं, हमारे साथ हैं तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं हमारे साथ। एज यूजुअल फ्रॉम द बीजेपी, आवर वेरी डियर ओल्ड फ्रेंड, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट, फ्रैंक एंड ट्रूथफुल gentleman that we come across, Mr. Ali Daruwala. Ali Daruwala साहब from the BJP, नमस्कार। हैप्पी दिवाली टू यू सर। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। और दिवाली की हार्दिक शुभेच्छाएं आपको और आपके स्टूडियो के सर्व कर्मचारियों को सर। सर ये देखिए दिवाली की शुभेच्छा, रूखी सूखी शुभेच्छा, मिठाई तक नहीं भेजी। चलिए कोई बात नहीं। और जुनारकर साहब, बड़े दिनों के बाद, धनंजय जुनारकर साहब कांग्रेस के, मुझे लग रहा बहुत ज्यादा बिजी हो गए धनंजय जुनारकर साहब, दिखते ही नहीं है आजकल। जुनारकर साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। और हमारे व्यास जी, व्यास साहब नमस्कार आपको। नमस्कार सुशील व्यास साहब, एकनाथ शिंदे से सुशील व्यास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुनारकर साहब,
पहले आप, क्योंकि आप बड़े दिनों के बाद आए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। जुनेकर साहब, ये कहा जा रहा है कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, अभी मोदी साहब ने यह कहा कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस ने बार बार लगातार झूठे वादे किए, बार बार लगातार लोगों को भ्रमित किया, बार बार लोगों को यह कहा कि भाई हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। जैसे कर्नाटक में कुछ दे नहीं पाए, तेलंगाना में बड़ी तकलीफ हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, और हिमाचल में तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपको लगता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज, भले कांग्रेस हो या जो भी हो, जितनी भी हमारे जितने भी राजनीतिक गुट हैं, उन सब लोगों को वही वादे करने चाहिए जो वो पूरे कर सकते हैं? जुनेकर साहब। बिल्कुल सर, वही वादे करने चाहिए जो पूरे कर सकते हैं, लेकिन जब संघ राज्य प्रणाली का सवाल आता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा की अलग सोच की रहती है तब मदद नहीं मिलती। जो जहां से समझो, मान लो स्टेट से सेंट्रल को 1 रुपया जाता है तो रिटर्न अच्छा आना चाहिए, उसके बदले 10 पैसा, 12 पैसा, 14 पैसा वही रिटर्न आ रहा है। तो कोई भी वेलफेयर स्टेट में आप देखेंगे कि जो गरीब है, अति पिछड़ा है, उसको आप ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे? जब तक आप पैसे देंगे नहीं या योजना चलाएंगे नहीं और ग्रामीण भाग तक वहां आपको योजना लेके जाएंगे नहीं, जब तक वो काम हो नहीं सकता। आप देखिए जीएसटी भी जितना महाराष्ट्र दे रहा है और जितने भी राज्य दे रहा है, उसके सामने रिटर्न में जो पेमेंट है उसके लिए इन्होंने 2-2 साल, 3-3 साल लगा दिए और वो भी अलग अलग टुकड़ों में दिए। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी संघ राज्य प्रणाली में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि नीचे अगर पैसा देने से तो फिर अपने को वोट नहीं आएगा, तो ये इस प्रकार से परेशान कर रही है। कोविड के समय भी ये हमने देखा कि जो जरूरतें थी वो नहीं मिली, लोगों को जितने इंजेक्शन मिलने चाहिए थे नहीं मिले। तो ये बिल्कुल गलत है और ये बार बार आपने भी देखा होगा, सब जगह आया हुआ है। और आपने दूसरा एक लाइन वापरा कि ये कांग्रेस झूठे वादे कर रही है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं उनकी कि 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 15-15 लाख खाते में आएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, डॉलर से रुपया मजबूत होगा। ये कुछ पॉइंट्स है सर कि ये लोग ये वापर के ये लोग सत्ता में आए थे। अभी कोई भी इलेक्शन में इसका कोई नाम तक नहीं लेता। तो इसके लिए आप मोदी जी ने झूठे वादे किए थे या नहीं किए थे, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ सर। जुनेकर साहब, नाना पटोले जी दिवाली में संविधान का पूजा कर रहा था, आप फिर वही संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि संविधान तब बचेगा द कांग्रेस विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप हारोगे तो संविधान बचेगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए अन्ना साहेब पाटिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से 1 लाख मराठा युवाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाया, बिजनेसमैन महायुति ने बनाया। फिर महायुति का अनेक चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके 8 ह्यूज कंपनीज। तो संविधान तब बचेगा जुनेकर साहब जब कांग्रेस हारेगा। देवेंद्र फडणवीस जी सर, ये लोग 10 साल से 15 साल से ये कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो एक पार्टी ये कोशिश ये इस प्रकार से जनतंत्र में विरोधी पक्ष रहना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा ये लोग ला रहे, गलत विचारधारा है। इसके सिवा ये लोग भारत में जितने भी राज्य है, वहां की जो राज्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको भी किसी प्रकार से वाइप आउट करते, उन पार्टियों से दोस्ती करते हैं, बाद में उनको तकलीफ देते हैं, उनको विश्वासघात करते हैं और वो पार्टी वाइप आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि पूरे देश में हर जगह वो भले छोटे पैमाने पर भी हो पर लेकिन जिंदा है। तो कांग्रेस को ये लोग वाइप आउट नहीं कर सके हैं। तो ये लोग मुद्दे लेके क्यों नहीं आते कि ये जुने पुराने कुछ भी झूठ बोल के मतलब नहीं है। स्मशान से कब्रिस्तान, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, गाय को राजमाता बनाना, यही चीज है बेसिक पॉलिटिक्स में ये लोग प्रचार में दिखा रहे। आज की तारीख में ये लोग कोई जो आपने काम किया है वो काम क्यों बाहर नहीं आ रहा? जी दुरुस्त बात है। दारूवाला साहब, व्यास साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन दारूवाला साहब पहले, क्योंकि दारूवाला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं महाबलेश्वर से। You go to these lovely places, yeah, lovely, absolutely. I really envy you. कभी दारूवाला साहब महाबलेश्वर जाते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, पता नहीं कहाँ जाते हैं। अच्छा दारूवाला साहब ये बताएं सर, as far as the BJP is concerned, every party, not just your party, BJP of course,
क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ है, इसलिए बीजेपी सामने आ रही है कि हर जगह में सर वो बागी कैंडिडेट बहुत खड़े हो गए हैं हर जगह पे। देयर आर रेबल कैंडिडेट्स एवरीवेयर। इनफैक्ट इवन इन महिम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है हमें ठाकरे जी को, राज ठाकरे साहब के जो साहबजादे हैं, लेकिन व्यास साहब की जो पार्टी है शिवसेना, उस पार्टी के सदा सावरकर साहब जो हैं वो खड़े हैं वहां पे, और वो ही इज रिफ्यूजिंग टू विड्रॉ। तो सर ये क्या हो रहा है सर, जरा बताएं प्लीज। और आपकी शाइना एनसी जो है, शाइना एनसी, national spokesperson for the BJP, spent all her life in the BJP, has been in the BJP since 2003. She is standing from Mr. Eknath Shinde's party. Sir, बताएं please. Darwala sir, please go ahead. Rajiv sir, Pradeep sir, firstly I'd like to try and make you understand that a large party, a large-hearted party, and a party which has a parental and a big brother's fora over here, we need to accommodate everybody. Last 2 months, this thing, like we are trying to accommodate everybody. There is so much of people. There is influx of top stalwart politicians, stalwart leaders who have come into BJP. We need to accommodate them. Their support at this point in time is very, very crucial to us. These adjustments that we have made, like putting, like an example, like Shaina NC is taken a ticket from Eknath Shinde ji's party, and we are asking her to stand from there because where her original domain was, she couldn't be accommodated over there. These are political adjustments. We need to give representation. Nevertheless, we cannot deny tickets. The winnability of a candidate is equally important. Keeping all these things in mind, we have tried as far-fetching we could satisfy most of our standing candidates. Now, last 5 days, if you see this travel that I'm making, not to Europe, it is locally in Maharashtra. We are trying to pacify people who have gone against us, who are standing against us, whether they can withdraw, whether we can accommodate in the near future. So this Samikaran, this total exercise is going on. And by the 5th, you will see most of the forms, the bogus forms, people who try to do arm twisting, they all will be withdrawn. We will try to withdraw and give a fair fight to the main 3-4 parties, and there will be a good, healthy election all over. You know, Ali Darwala Sahab, Supriya Sule is accusing Modi ji, the Adrushya Shakti, for having displaced the Pawars. आज के तारीख में दिवाली मनावा पहले सिर्फ शरद पवार साहब का होता था, आजकल अजित पवार जी भी वहां। तो पुणे बारामती को 2 टुकड़े में आपने बांटा है, आपने नरेंद्र मोदी जी ने बांटा है, बीजेपी ने बांटा है। सुप्रिया सुले का डायरेक्ट आरोप आप पर है, और शरद पवार साहब सेइंग यू आर यूजिंग द पुलिस फोर्स, पुलिस के गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हो, पैसा का लेन देन, पैसा डाल के उसमें ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्शन सामग्री इधर से उधर घुमाने के लिए। ये बहुत बड़ा चार्जेस है आपके खिलाफ दारूवाला साहब, अदृश्य शक्ति, destroying the Pawar family. Correct. That's what Supriya ma'am has said today. I will take it with a pinch of salt, and I will take it as a pat on my back. Pradeep sir, Rajiv sir, you mark the statement what Supriya has said. We are using police force, we are using money, we are using Adrushya Shakti. This is the opening statement of defeat. मैंने आपको कहा था, parametrically and very systematically, these people are throwing in the towel. We are working, we are traveling. I can assure you, I do not even know what is the date today, what day of the week it is. Day and night, people on the ground, the sun, the Bharatiya Janata Party, the mistakes that we made, we have consolidated whatever 158 seats we want to work. We want to work as a party very hard. Eknath Shinde ji, Ajit Pawar ji have tried the level best to give candidates where we will win. For us, this election is very important. As I was listening to the spokesperson from the Congress, he was saying, क्या GST का पैसा आता नहीं है, सेंटर में सत्ता अलग है, महाराष्ट्र में जैसा उनका कर्नाटका में प्रॉब्लम है, अमका है, धमका है. Sir, people know this. What he is saying, लोग जनता जनार्दन जानती है. अगर केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में अगर सरकार अलग है, तो ये समन्वय नहीं होने वाला. महाराष्ट्र की जनता विकास चाहती है. केंद्र में और महाराष्ट्र का समन्वय बेहतर है कि जो महाविकास आघाड़ी, ये जो विकास आप देख रहे हो ना सर, ये विकास की गति को महाराष्ट्र के लोग
इसे ब्रेक नहीं लगाएंगे, महाराष्ट्र में हम काफी प्रैग्मेटिकली और एकदम सादगी के साथ हम सत्ता आने वाले 25 दिनों में फॉर्म करेंगे और महाराष्ट्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे, शक्ति करेंगे और ये स्टेट को हम नंबर टॉप स्टेट्स इन द कंट्री बना के रहेंगे। जी। अब व्यास साहब बार बार ये बात बार आ रही है सामने कि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो किसी की सुन ही नहीं रहे आजकल। मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं खुद एडमिट करता हूँ सबके सामने, और एक बार नहीं, ये मैं 20वीं बार 25वीं बार बोल रहा हूँ। एकनाथ शिंदे साहब जैसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को शायद ही मिला होगा पहले, मतलब द मैन हू वर्क सो हार्ड। लेकिन शिंदे साहब आजकल किसी की सुन नहीं रहे, दिल्ली की नहीं सुन रहे, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी की भी नहीं सुन रहे, देवेंद्र फडणवीस जी की तो सुन ही नहीं रहे, और जहाँ तक अजीत पवार साहब का सवाल है उनकी तरफ तो दिखते भी नहीं है। इसमें कितना सच है सर? व्यास साहब। बजाज जी, मैं नहीं जानता कि आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। सर मेरी नहीं है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इससे। नहीं ठीक है, सारे जो वेबसाइट्स है वो भरी हुई हैं। जी बोलिए। यूट्यूबरों का काम है इस समय माहौल बनाना, वो अपना माहौल बना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, निश्चिंत रहिए, महायुति की सरकार जो इस समय चल रही है शिंदे जी के नेतृत्व में, बड़ी मजबूती के साथ तीनों दल, जो प्रमुख दल अजीत पवार जी का भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी की शिवसेना, ये तीनों एक साथ सामंजस्य के साथ एक टीम के रूप में मजबूती से महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो गठबंधन बना है और जो चल रहा है उसमें सीटों का बंटवारा हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से आपसी सहमति से हुआ है और बड़ी मजबूती के साथ। जैसे दारूवाला जी कह रहे थे 23 तारीख की गणना के बाद आप देखेंगे, हमने हमारे किए हुए कार्यों के आधार पर हमें आत्मविश्वास है कि हम एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। आई वांट टू आस्क यू सुशील व्यास जी, जिस प्रकार से एक तो शरद पवार जी ने आरोप लगा दिया कि पैसे पुलिस के गाड़ी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वन पॉइंट टू द अदर, अपने जो सत्ताधारी जो भी है, एबी फॉर्म्स, उन्होंने खास करके एबी फॉर्म्स का आरोप एकनाथ शिंदे जी पे लगा। एबी फॉर्म्स भी आप प्राइवेट जहाज से भेज रहे हो सुशील व्यास जी, प्राइवेट जहाज से एबी फॉर्म्स भेज रहे हो, पैसा पुलिस के गाड़ी में भेज रहे हो। एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि राज ठाकरे सरप्राइज अस, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सदा सरवणकर, बोले हमारे कार्यकर्ता का हमें विश्वास को कायम रखना पड़ेगा। तो सदा सरवणकर को कोई नवाब मलिक इशू में एक प्रश्न उसने उपस्थित किया एकनाथ शिंदे साहब ने कि हमारा स्टेटस को अभी तक कायम है। तो ये क्या, इसका अर्थ क्या है? आर यू यूजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर बेनिफिट, अपने पार्टी के बेनिफिट के लिए? नाम्बियार जी अपने 4-5 बातें कही, मैं उसका एक एक करके जवाब देता हूँ। पहले तो शरद पवार जी के बारे में जो आपने कहा, उन्होंने कहा पुलिस की गाड़ियों का यूज किया गया या प्राइवेट प्लेन का यूज किया गया फॉर्म में भी पहुंचाने के लिए, वो भी छोटे से छोटे चीज के लिए प्राइवेट जहाज का इस्तेमाल। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपसे आपके जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल। पहली बात, अगर मान लो कोई इस तरह की कोई चीज हुई है फॉर्म में भी पहुंचाने के लिए, अगर कोई प्राइवेट जहाज का उपयोग हुआ है तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन उसको देख रहा है और उसका खर्चा हमारे पार्टी के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा, अगर इस तरह का कोई उपयोग हुआ है तो। क्योंकि वही देश का कानून कहता है, इलेक्शन लॉ के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा खर्चा जुड़ जाएगा, वो जोड़ लिया जाएगा। अब रही बात पुलिस के वाहन का उपयोग करना सामान पहुंचाने के लिए, तो खुद शरद पवार जी ने कहा, अगर आप उनके बयान को पूरा सुने, कि जो मेरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं उसकी नौकरी के साथ खेलना नहीं चाहता, इसलिए डिटेल बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ। अब वो शरद पवार जी बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया, लेकिन उनको अगर उतनी जिम्मेदारी के साथ वो बयान देते हैं तो उतनी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहिए कि कहाँ कौन से जिले में किस जगह पर पुलिस की गाड़ियों के साथ ये चीजें पहुंची है या नहीं पहुंची है, कौन एटलीस्ट जिला तो बताते। अच्छा, तीसरी चीज आपने सदा सरवणकर माहिम सीट को लेकर कही। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति में हैं। गठबंधन में जब एक बार सीटों का फैसला हो जाता है तो माहिम की सीट, चूंकि हमारा सिटिंग एमएलए था, तो वो हमको गठबंधन में सिटिंग एमएलए होने के नाते शिवसेना को वो सीट छोड़ दी गई। अब वो शिवसेना का नेता डिसाइड करेगा ना कि वहां कौन उम्मीदवार होगा। तो हमारा जो सिटिंग उम्मीदवार है, जो 3 टर्म से वहां का एमएलए है सदा सरवणकर, उसको हमने टिकट दिया, वो लड़ रहा है। अब वो राज ठाकरे जी ने
हमारे पहले बात तो गठबंधन में है नहीं। अगर मान लो उन्होंने लोकसभा में हमारी मदद की, अगर उसके चलते वो चाहते हैं कि उनके पुत्र के लिए हम वो सीट छोड़ दें, तो उनको बात करनी चाहिए। ये फैसला तो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा ना, ये तो आपस में बैठ के होगा। अब वो अगर फिर भी 4 तारीख तक का समय, 3 बजे तक का हमारे पास है, हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। अन्यथा ये सीट शिवसेना के सदा सरवणकर विधायक जो हमारे वहां के वरिष्ठ विधायक है उनको अलॉट हुई है, और गठबंधन में हमारी सीट है, तो शिंदे जी ने डिसाइड किया उसको सदा सरवणकर लड़ेगा। और व्यास जी, सुरेश पाटिल साहब, बुलेट पाटिल साहब, उनका क्या होगा सर? बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है अपने इधर से मानखुर्द शिवाजी नगर से, नवाब मलिक के सामने। वो नवाब मलिक जी को लेके तो आज से नहीं, जब से वो जेल से छूट के आए और वो पहली बार अजीत दादा ने कोई बयान दिया, तब से भाजपा ने और हमने क्लियर कर दिया था कि उनके व्यक्तिगत कनेक्शनों को लेकर हम किसी तरह का समर्थन उनको नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं। अब इसलिए उसके बाद आगे कुछ कहना ठीक नहीं है। अब अजीत पवार जी ने अंतिम क्षण है, 2:58 यानी 2 मिनट बाकी था, तब उन्होंने अपना एबी फॉर्म सबमिट किया। तो इस तरह की राजनीति हुई है, लेकिन ठीक, हम गठबंधन में है, इसलिए हम कुछ उस पर पब्लिक डोमेन में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। पूछ रहा हूँ क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण खड़े हो रहे हैं वहां से, आजमी साहब भी खड़े हो रहे हैं ना वहां से, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सुरेश पाटिल साहब जीत सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, वो जनता महान है, जनता मानखुर्द की और अबशक्ति नगर की जनता किसको जिताएगी वो जनता के ऊपर है। लेकिन जहां तक नवाब मलिक जी का सवाल है, आज नहीं, महीनों भर पहले हम दोनों दलों ने, भाजपा ने और हमारे दल ने क्लियर कर दिया था कि उनके व्यक्तिगत जीवन को और उनके कनेक्शनों को लेकर किसी भी तरह का राजनीतिक समर्थन हमारी तरफ से उनको नहीं किया जा सकता। और अजीबोगरीब बात यह है कि नवाब मलिक साहब ने बीजेपी के खिलाफ बोलना अभी तक बंद नहीं किया है। एकनाथ शिंदे साहब के खिलाफ इतना नहीं बोल रहे, बीजेपी के खिलाफ अभी तक बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स वील गो टू अली दारूवाला साहब फॉर दैट, लेकिन उसके पहले धनंजय जुनेरकर साहब आज की तारीख में जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में एक मूवमेंट थी, बहुत जबरदस्त मूवमेंट आप लोगों ने चलाई, संविधान खतरे में, ऐसी कोई चीज अभी महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ दिख नहीं रही है आपसे। हो सकता कि मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एमबीए की तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया है। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आप लोग वो संविधान की किताब लेकर के, संविधान को लेकर के हर जगह पे, वो लाल किताब को लेकर के हर जगह पे जाते थे वगैरह वगैरह वगैरह, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ लोगों के ऊपर। तो इस बार क्या है, इस बार व्हाट इज द यूएसपी क्या रहेगी आपकी, मेन मुद्दा क्या रहेगा एमबीए का, जिसको लेकर के आप लोगों के सामने जा रहे हैं? सर, संविधान तो मुद्दा जिंदगी भर रहने वाला मुद्दा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र के स्थान पर है, जब तक संविधान का मुद्दा और संविधान खतरे में है, ये मुद्दा हमेशा रहेगा। दूसरा, महाराष्ट्र का भी ये विधानसभा का इलेक्शन है, तो विधानसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र की प्रोग्रेस, महाराष्ट्र में आने वाली कंपनियां जैसे टाटा एयरबस जो आ रही थी 2200 करोड़ रुपए की, वो गुजरात ले गए। फॉक्स वेदांत 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, ये वो लोग लेके गए। बल्क ड्रग्स 100 करोड़ का था, ये वो लोग लेके गए। ऊर्जा उपकरण निर्मित 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, ये भी सब ये लोग गुजरात लेके गए। और ये सब लोग जब प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे थे यहाँ से, तो शिंदे सरकार ने उसको रोकने के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो उस समय से लोग दुखी है। और अभी 4 दिन 5 दिन पहले गए, सोमवार 5 दिन पहले ही उद्घाटन हुआ है टाटा एयरबस का, और मोदी जी ने वहाँ यात्रा वगैरह निकाल के रोड शो करके वापस एक बार दिखा दिया कि मैं खाली गुजरात का प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्या मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। ये अपने आप में आत्ममुग्धता उसकी हम बार बार देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में हम ये मुद्दे उठाएंगे जरूर कि जैसे जितने भी उद्योग ये लोग लेके गए, उसके साथ साथ इन्होंने शिवाजी महाराज का जो स्टेचू था उसमें कैसे करप्शन किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का बार बार कोश्यारी जी ने कैसा अपमान करते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का कैसे अपमान किया, ये सब बातें, बाद में आरक्षण की बातें, मराठा की बातें, ओबीसी को कैसे अन्याय हो रहा है, काफी चीजें बोलने के लिए। और वो छोटी छोटी चीजें, मुद्दे जो गांव खेड़े में मुद्दे, वो भी काम करेंगे। और लोगों को मालूम है कि वापस एक बार अगर ये भारतीय जनता पार्टी आई तो ये लोग पूरी ताकत से डबल इंजन सरकार के नाम पे महाराष्ट्र को जितना दरिद्री बना सकते हैं उतनी वापस कोशिश करेंगे। और अजित पवार और शिंदे जी के जो लाडली बहन को एकनाथ शिंदे जी का लखपति बहन बहुत जल्दी बनाएगा। दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट जुनारकर साहब।
लाडली बहन को लखपति बहन जल्दी बनाने वाले। और देवेंद्र फडणवीस जी ने यही कहा कि महिला सशक्तिकरण वही है, लाडली बहन महिला सशक्तिकरण का पहला, विकसित भारत का पहला स्टेप है। मोदी साहब ने कहा महाराष्ट्र, गोवा, एमपी, आसाम में लाडली बहन एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। गोवा से करीबन 12 साल से चल रहा है, मध्य प्रदेश में 12 इंस्टॉलमेंट के आसपास हुआ, आसाम में 5 इंस्टॉलमेंट, तो यह सक्सेसफुल स्कीम है। और आपका स्कीम, कांग्रेस का स्कीम जुनरकर साहब सब जगह फेल हुआ। महालक्ष्मी योजना कर्नाटक में फेल, हिमाचल प्रदेश में फेल और तेलंगाना में फेल हुआ। तो एक तरफ है बीजेपी का लाडली बहन सक्सेस स्कीम और एक तरफ है महालक्ष्मी योजना एक फेल्ड स्कीम। जुनरकर साहब, संघ राज्य प्रणाली में जो पैसा आना चाहिए, नीचे जिस प्रकार से देना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा। जो भी नॉन बीजेपी स्टेट है उनको तकलीफ है, उनको है लोग हर प्रकार से उनके विधेयक तक राज्यपाल रोक के रखते हैं और राज्यपाल जो आदेश निकालते, राज्यपाल खुद वहां बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखने जाएंगे तो कोई भी योजना आपकी फेल करने के लिए पूरा एक पीएमओ वहां से पूरे लोग ताकत लगा के काम कर रहे हैं कि इनका काम होना नहीं चाहिए, तो ईडी सीबीआई के माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो आप देखो कि क्या करना, कैसे ये लोग स्कीम, अच्छी स्कीम को भी डैमेज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमको कहीं कहीं तकलीफ हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पैसे का अगर प्रॉब्लम छूट जाएगा तो ये सब योजना अच्छे से काम करेगी। लेकिन एक चीज तो है जुनरकर साहब, हरियाणा में सबको ये मालूम था, हमको भी, मुझको भी, मैं खुद अपनी बात बोलता हूँ, दारूवाला साहब ने तो बोला था यहीं पर, इसी शो में बोला था दारूवाला साहब ने कि आप देखना दारूवाला के आप देखना हरियाणा में सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा, बीजेपी की सरकार बन रही है। ये अली दारूवाला साहब ने एक बार नहीं 4-5 बार बोला था यहीं पर। हमारी प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल फेल हो गई। तो क्या महाराष्ट्र में भी हमारी प्रेडिक्शन फेल कराओगे सर आप? जुनरकर साहब बोलिए। सर महाराष्ट्र में अलग प्रकार का राजकीय पिच है। यहाँ से ये सरकार जो आई वो घटना बाह्य सरकार है, जो जिस प्रकार से लोग आए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था वो लोग ने किया नहीं, जिस प्रकार से स्पीकर को अपना काम करना चाहिए था पूरी ईमानदारी से, वो ये हुआ नहीं। इसका क्रिटिसिज्म भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपने सबने देखा, हम लोगों ने। तो जब तक न्याय मिला तो न्याय मिलते वक्त भी दिखना चाहिए। ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमको कहीं भी महाराष्ट्र की इस घटना बाह्य सरकार में देखने को नहीं मिला। अरे इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा लोगों पे। ये तो एकेडमिक डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है, टीवी पे डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। देखिए साहब, फडणवीस साहब की बात छोड़ दीजिए, अजीत दादा पवार की साहब बात छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। एकनाथ शिंदे से बहुत खुश है लोग, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको। आप बताएं सर जुनकर साहब। एकनाथ शिंदे जी का नसीब चमक गया और बीजेपी की मजबूरी थी, उनको जिस प्रकार से ये सत्ता इन्होंने ली अपने पास, तो एकनाथ शिंदे जी का बेनिफिट हो गया। लेकिन अभी एकनाथ शिंदे जी का कोई ये नए टर्म में अगर गलती से भी महायुति आप आने का अगर शक्यता की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुद के 150 सीट उन्होंने रखे हुए और अजीत दादा पवार और आपके शिंदे गुट, इनको दोनों के निशानी के ऊपर 15 से 20 कैंडिडेट वहां से भी इनके लड़ रहे हैं। मतलब 167 से 169 के आसपास भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अभी उनका स्ट्राइक रेट अगर 50% भी देखा गया तो वो लोग, इनके अजीत दादा पवार और शिंदे गुट से इन लोग की सीटें ज्यादा है कोई भी हालत में। तो जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होने वाला है। ये बात में आप छुपा नहीं सकते, ये बात को तो शिंदे साहब को भूल जाना पड़ेगा। दारूवाला साहब प्लीज गो अहेड। करेक्ट सर, कौन जीतेगा, कौन सीएम बनेगा, किसकी कितने सीटें आएंगी सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर। नेशंस नाउ के ऊपर, मुद्दों के ऊपर, नेशंस नाउ के ऊपर, एक प्रणाली के ऊपर और एक विचारधारा के ऊपर ये शो किया जाता है सर। कांग्रेस, ये मैं आपको बार बार कहते आया हूं, कांग्रेस ये एक झूठ की एक विचारधारा है, एक श्रृंखला चलती है इनकी। मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर वो सच बात करना चाहते तो इनके सामने 3-4 सवाल रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक बहुत गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर कर रहा हूँ, क्या कांग्रेस सरकार आएंगी, अगर वो आना चाहती है तो ये कांग्रेस सरकार सनातन धर्म के विरुद्ध ये सरकार है। इन्हें हिंदुओं के साथ
सनातनियों के साथ इन्हें एक विशेष एलर्जी है। इन्होंने आज तक जो स्टालिन ने और उनके बेटे ने जो हिंदुइज्म के ऊपर एक टिप्पणी की थी, क्या सनातन एंड हिंदुइज्म इज अ वायरस, मैंने आज तक कोई भी कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनके नेता को, राहुल गांधी जी को इसका निषेध करते हुए मैंने नहीं देखा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कांग्रेस के ये प्रवक्ता है, मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो एक नेशनल पार्टी के नाम से अपने आप को कहते हैं, क्या इनका जो मुस्लिम फेस है, ये जो मुस्लिम मतलब जो वोट्स ये लोग गार्नर करना चाहते, इसका फेस ये उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट है क्या? क्या इनके वोटर्स उद्धव ठाकरे जी को एक्सेप्ट कर रही है क्या? क्योंकि आपके प्रेस्टिजियस चैनल पे मैं आपको एकदम जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था, ढांचा गिराते वक्त अगर जो कार सेवक हमारे शिव सैनिक है तो मुझे उसका गर्व है। ये विचारधारा मुसलमानों तक ये जा चुकी है क्या? उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है क्या? ये वोट देना चाहते हैं क्या? इसका जवाब मैं ये प्रवक्ता जी से पूछना चाहता। उसके बाद में सर, एक वाधवान पोर्ट, ये जो जितना डेवलपमेंट हो गया, इसको तो इन्हें नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे, मगर इनके कंप्लेन में और इनके ये जो घृणा के अंदर एक जो हेट्रेड है, वो सारी दुनिया, सारी जनता देख रही है सर। दूसरी बात, संघ परिवार ने जो लास्ट टाइम जो मिस्टेक हुआ था, एक तो हमारे जो सीनियर नेता ने एक विशेष टिप्पणी की थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, उसके बारे में हमें हमारी शिक्षा मिल गई। अब मैं आप महाराष्ट्र में आपको क्लियर कट कहना चाहता, ये जो हमारे सीट्स कम आए ना सर, सिस्टमैटिकली हमारे बीजेपी के जो फिक्स वोटर्स है, इनके नाम मिसिंग थे। लास्ट 2 मंथ्स संघ परिवार का हर एक आदमी कलेक्टर ऑफिस में, अपने बीजेपी के ऑफिस में, एक एक वोटर्स के घर पे जाके हम ये बात का पूरा विशेष ख्याल रख रहे हैं कि हमारे वोटर्स का नाम यादी में है कि नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने ये जो मैजिक फिगर जो 70-80 जो इनको लगता है ना, ये लोग जीत गए और कांग्रेस की लहर चल गई सर, ये नाम इनके स्टेट्स के अंदर हमारे वोटर्स का नाम निकाला गया। अब वो नाम वापस आ गए और हमारी जो विक्ट्री होने वाली है, हमें सर कोई दूसरे विशेष जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। ऑलवर्ड वोटर्स उद्धव ठाकरे जी की तरफ भी जो गए थे, वो लोग ने रियलाइज किया क्या ये ऐसे लोगों के साथ में मांडी को मांडी लगा के बैठे हैं जो सनातन धर्म को वायरस कहते हैं, हिंदुइज्म को नाम रखते हैं, राम जन्मभूमि से बिल्कुल खुश नहीं है सर। इनकी पूरी एक्सपोज हो चुकी है। ये 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात करते हो महाराष्ट्र। आप कहते हो कि वाधवान बंदर हैज टेकन महाराष्ट्र 20 इयर्स लीड, आपने बाकी स्टेट्स का किया दारुवाला साहब, बट दारुवाला साहब दे आर सेइंग लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स। विजय विदेटीवार, नाना पटोले कह रहे कि आपसे कोयता गैंग भी संभाला नहीं जा रहा है, यू कांट इवन हैंडल कोयता गैंग। कोयता गैंग का आतंक है पुणे में, अलग अलग शहर में। आप ड्रग्स इतना पकड़ा है, लास्ट 6 months में 55 crores 2 tons drugs are caught. There is no law and order. They say law and order collapse, Koita gang, drug, और तीसरा बोले infrastructural collapse. Now these are very serious charges. Koita gang is a disgrace. दारूवाला साहब, how are you going to explain to the people law and order safe है महाराष्ट्र में? दारूवाला साहब। Exactly. सर जी, ये जो ह्यूमन राइट्स, अभी जो फेक एक्टिविस्ट है ना, इन्हें जरा हटाइए सर। पुलिस के पास जो बंदूक और गोली है ना सर, ये सिर्फ रखने के लिए, दिखावे के लिए नहीं दी है सर, उन्हें फ्री हैंड दीजिए सर। फिर ये कोयता गैंग क्या, ये इतना नीडल गैंग भी आपको दिखेगी नहीं महाराष्ट्र में सर। आपकी सरकार है, कोयता तो बहुत बड़ी बात है सर। ये जो ह्यूमन राइट्स, ये जो पुलिस को फोन आना, और ये कोयता गैंग कौन से लोग पकड़े जा रहे हैं, कौन से पार्टी के, सर 1 मिनट आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर सिर्फ एक दिवाली का फटाखा उड़ाने के लिए गन लेके नहीं घूमती है। अगर ये कोयता गैंग से इतना घबराए ना सर, थोड़ा टाइम दीजिए, सत्ता वापस आ। सर देवेंद्र, यू मस्ट हैव सीन राजीव सर, लास्ट 8 months देवेंद्र फडणवीस इज सो स्ट्रिक्ट, नो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। ये जितने ये जो हो रहा है ना अंडरवर्ल्ड, ये करप्शन, ये हिट एंड रन केस, किसी को स्पेयर नहीं किया। कितना बड़ा पॉलिटिशियन रहने दो, सिटिंग एमएलए रहने दो, कुछ भी रहने दो, अपनी उसकी माँ बाप, पोर्श केस जितनी भी है ना सर, किसी को यहाँ माफ नहीं होने वाला है, और ये और स्ट्रिक्ट होने वाला है। बेशक मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है,
क्राइम हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार अच्छा, हो रही है, अली मैं दरवाजा मानता हूँ साहब, एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, अली but I दरवाजा can assure साहब, you somebody like Baba this Siddiqui government got is killed. not going to spare anybody, sir. अली दरवाजा साहब, बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया सबके सामने, बिल्कुल। और आप होम मिनिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं सर। माशाल्लाह, बताएं सर इसके बारे में जरा। आप तो तारीफ कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, और 110% sir, very सिटिंग unfortunate. एमएलए, तीन बार एमएलए रह चुके, मंत्री बने हुए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड एंड सिविल सप्लाईज, उनका कत्ल हो गया, और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं सर आप? और उसके बाद वही चीज बार बार आती है, ये लॉरेंस बिश्नोई नाम की चिड़िया क्या है? नहीं, एक मिनट सर, आप मेरी बात जरा सुने। ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है सर? बारामती जेल में है। ये क्यों इसका नाम बार बार आ रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है सर। बारामती जेल में ही इज इन अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, और हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ही इज इन एन एरिया वेयर ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद एनीबडी सर। ही इज अंडर स्ट्रिक्ट वॉच ऑल द टाइम। तो वो कहां से फोन कर लेता है अंदर? उसके बाद इंटरनेट फोन कहां से आ जाता है? अगर असल में हो रहा है ये सब, या तो फिर ये कोई ड्रामा रचा जा रहा है टू कवर अप फॉर द फैक्ट कि वहां पे कुछ एसआरए का, कुछ अंडरवर्ल्ड का कुछ चल रहा था बिल्डर्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में, जैसा कि पहले हुआ था। वो अहमद लंगड़ा और ये बाकी सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, और उनको कवर अप करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगाया जा रहा है। दरवाला साहब बताएं प्लीज। 100%. There is a school of thoughts. There is an impact. कि this name surfacing, ये उसको इंटरनेट यूट्यूब पे इतना उसको लाइक्स आना, ये ऐसा थ्रेड्स देना, और एक कम्युनिटी के बारे में किसी को ऐसा मीन्स, आई कैन अश्योर यू सर, ये कुछ तो इस काफी संगीन है। इट इज समथिंग मोर देन जस्ट दिस एसआरए। बाबा सिद्दीकी, व्हाई ही वाज नॉट कैरिंग हिज गार्ड, व्हाट वाज द प्रिटेक्स्ट, दिस, ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये हुआ है, इसको एकदम थ्रेड बेल डिस्कस होना चाहिए। कौन इसके सूत्रधार है, यहाँ तक बिल्कुल ये सरकार पहुंचेंगी। आई कैन अश्योर यू राजीव I सर, hope प्रदीप so. सर, it will not go notice, it will be traced and you Sir, I will hope find the investigation इसके will really बारे take करीब place. पकड़े जाएंगे राजीव सर। Sir, Baba was a friend of इसका mine. क्या रिजल्ट है? Sir, I am telling you very frankly, I have a personal interest in the matter. He is the Bandra boy. He is liked by everybody. I know Baba Siddiqui personally. This should not have happened. That life is very important. He was in our lives. agree with you. He was a very dear friend of Ajit Pawar ji and our Congress people. As a human being, he was And also a very good approachable friend with human the being, BJP. sir. Sir, as a हर एक across the board, हर एक के साथ रिलेशन अच्छे थे। Very dear friend of mine. व्यास साहब, ये जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात छेड़ी अभी प्रदीप जी ने, मैं मानता हूं एकनाथ शिंदे जी का जो काम है अविस्मरणीय है। मतलब क्या बताएं सर, जबरदस्त। आई हैव बीन इन जर्नलिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतने साल हो गए, मुझे खुद को याद नहीं है कितने साल हो गए, लेकिन जितने भी महाराष्ट्र में मैं हूं 1993 से लेकर के अब तक जितने भी मैंने मुख्यमंत्री देखे हैं, इस प्रकार का मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी प्रदीप जी ने करी, उससे मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा सर, वोटिंग पैटर्न पे भी पड़ेगा, महिलाओं पे भी पड़ेगा। ठीक है, मान लिया आप लाडकी बहन स्कीम लेकर के आए हैं, लाडका भाऊ स्कीम लेकर के आए हैं, आप लाडका शेतकारी स्कीम भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इफेक्ट पड़ेगा सर। व्यास साहब अब आप बताएं प्लीज। बजाज जी, मैं आपकी बात को सुन रहा था और दारूवाला जी का जवाब भी सुन रहा था। कानून व्यवस्था की कुछ चीजें हैं जो एक चिंता का विषय है, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से और उतनी कुशलता के साथ महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस उस पे काम कर रही है। और आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी के 12 तारीख के मर्डर होने के बाद जितनी तेजी से, जितनी कुशलता के साथ मुंबई पुलिस और ने अपना काम किया है, लोगों को अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जो घटनाएं हो रही है वो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये घटना जो है छिटपुट घटना है, लेकिन उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जहां तक सवाल आपने कहा मुख्यमंत्री शिंदे जी की लोकप्रियता का है, और जो उनके विकास पुरुष के रूप में महाराष्ट्र की जो जनता इस समय उनको देख रही है, और जो उन्होंने पिछले 2.5 साल में अपने कार्यकाल में काम किया है, विकास का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जन कल्याण का, वो चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, युवा हो,
तो सारा विश्वास उनको मिलेगा, और वो विश्वास मिल भी रहा है जो हम धरातल पे चुनाव के माहौल में देख रहे हैं। और वो परिणित होगा 20 तारीख को मत के रूप में, और 23 तारीख को मतगणना में हम देखेंगे कि हमारी वर्तमान सरकार पुनः भारी प्रचंड बहुमत से विश्वास के साथ जीत के आएगी। सुशील व्यास जी, ये लाड़का शेतकरी एकनाथ शिंदे जी ने खुलेआम कहा, लाड़का शेतकरी उनका लाड़का बहन, लाड़की बहन और लाड़का बहू के बाद है। 44 लाख फार्मर्स का आपने 65,000 करोड़ जीरो बिल कर दिया। एक ऐतिहासिक निर्णय है एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस, अजित पवार जी का। मगर नाना पाटोले जी का कहना है कि आप टीचर्स पे ध्यान दो, 50,000 वेकेंट पोस्ट है अब तक। सुशील व्यास जी, आपने भरा नहीं है टीचर्स, स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बड़ा है, आंकड़े दे रहे हैं कि अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बड़ा है कि अराउंड 34 लाख आर अनएम्प्लॉयड, मींस अनएम्प्लॉयड यूथ इन दिस स्टेट, कांग्रेस का कहना है। और कहा कि महाराष्ट्र नंबर 2 है, नंबर 2 है महिला अपराध के खिलाफ। लाड़की बहन तो आप कह रहे हो अच्छा स्कीम है, बट महिला जो लड़की अपराध अगेंस्ट वुमन, महिला, महाराष्ट्र नंबर 2 में है सुशील व्यास जी। तो इस पे कब कंट्रोल होगा? महिला सुरक्षा बहुत बड़ा अहम चीज है, कांग्रेस ने हाईलाइट किया, नाना पाटोले जी, विजय वडेट्टीवार ने। सुशील व्यास जी, नाम्बियार जी, मैं आपकी बातों का जवाब दूं उसके पहले पाटोले जी और उनके पार्टी के लोग, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल बेंगलोर में क्या कहा उस पे जरा आत्मचिंतन कर लें। खरगे साहब ने कल उनकी अपने आत्मचिंतन करते हुए उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आंख खोलते हुए, जो जिसको चर्चा है हर चैनल में आज और कल शाम से, कि किस तरह से उन्होंने घोषणाएं की और किस तरह से अब वो रिव्यू करने पे आ गए कि कौन सी योजना बंद करनी है, कौन सी चालू करनी है, बिना सोचे समझे जिस तरह से घोषणाएं की गई और अब उसको रिव्यू करने की नौबत उन पे आ गई है। हम नहीं कह रहे, उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और जो पूरी चर्चा का विषय है पिछले 1.5 दिन से। तो ठीक है, अब आपने दूसरी चीज कही कि लाड़का भाऊ, लाड़की बहन और लाड़का शेतकरी। अब देखिए, मैं बताऊं आपको, आप तो वकालत करते हैं नाम्बियार जी, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होते हैं और आर्टिकल 38 में कोट कर रहा हूं, आर्टिकल 38 में एक निर्देशित किया गया है संविधान के द्वारा किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर असमानता है किसी भी वर्ग के अंदर, महिलाओं में, पुरुषों में, जाति मतभेद में, अगर आर्थिक रूप से असमानता है, सामाजिक असमानता है, तो उसको किसी भी जगह उनको ठीक करने के लिए, उनको इकट्ठा लाने के लिए सरकार जो भी हो, राज्य सरकार चाहे किसी भी दल की हो, केंद्र सरकार, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो अलग जन कल्याण की योजनाएं ला करके उस आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करे। और उसी आर्टिकल 38 के निर्देश के अनुसार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने तरह तरह की, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, हम तमाम योजनाएं जो जन कल्याण की है उनको सबलीकरण, उनको सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट करने के लिए ये योजनाएं लाई गई है। और ये इसको बजटरी प्रोविजन किया। कल खड़गे जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहा कि आप योजना तो ला रहे हो लेकिन उसकी कोई बजट में प्रोविजन नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा है, जितनी भी एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में सरकार ने योजनाएं लाई उसको बजटरी प्रोविजन किया है। चाहे वो लाड़की बहन के लिए 46,000 करोड़ हो, चाहे वो युवाओं के लिए 5,500 करोड़ हो, शेतकरियों के लिए जो पंप के ऊपर जो बिजली का बिल माफ करने के लिए उसके लिए प्रोविजन हो, तमाम हम लोग बजटरी प्रोविजन करके, सोच विचार के, ग्राउंड वर्क करके फिर योजनाओं को ला रहे। तो ये जन कल्याण में योजना लानी भी जरूरी है और वो अच्छी तरह से काम भी कर रही। वही हमको विश्वास है कि वो ये जो वर्ग है, किसान वर्ग, जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, जिनको सशक्तिकरण की जरूरत थी और वर्तमान राज्य सरकार ने उनको ध्यान देकर के सशक्तिकरण करने के लिए योजनाएं लाई और वो कार्य क्रियान्वित हो रही है और वो हमको आत्मविश्वास दिलाती है कि वो हम जनता के बीच में गले उतर रही है और हमको पुनः एक बार उनका आशीर्वाद और विश्वास मिलेगा। लेकिन व्यास जी, ये बात तो ठीक है कि भाई लाड़की बहन योजना को लेकर के ऑन द ग्राउंड, वेरी फ्रैंकली, जो मुझे खबर मिली है अभी तक, प्रदीप जी की जो खबर मिली है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हुआ है उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी, इन तीनों की रणनीति ये रही है कि ओबीसी वोट जो है, स्पेशली लोअर रंग अमंग दी ओबीसी, वो आदिवासी और मुस्लिम वोट,
ये सारा का सारा वोट जो है लग ऐसा रहा है कि इनका झुकाव जो है वो एमडीए की तरफ आ रहा है। उसका मुकाबला कैसे करेंगे सर? बजाज जी, मैं आपकी बातों को आऊं उसके पहले मैं कहूं कि हमारा तो जो ध्येय है, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके को, हर वर्ग को, महाराष्ट्र के 9,63,000 मतदाता इस समय है जो 20 नवंबर को वोट देने जा रहे हैं, उनमें बिना किसी भेदभाव के उनको सबका साथ सबका विकास, हमने सबको विश्वास में लिया, हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया। अब रही बात जो आपने कहा ये तीनों दलों के लिए जो महाविकास आघाड़ी में है, पहली बात उनका जवाब तो हमारे उनके भाई धनंजय जी जो जब कह रहे थे उसी समय दे दिया उन्होंने कि उनमें कितनी असमंजसता आपस में है कि जिसकी ज्यादा सीटें होगी उसका नेता होगा, इस तरह से कुछ वो कह रहे थे। अब वो सवाल ये है कि अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे ज्यादा सीटें तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है महाविकास आघाड़ी में, जो उद्धव जी पिछले 6 महीने से सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, तो उसका क्या होगा भाई? वो प्रश्न तो हमारे में नहीं है ना। हमारे में तो बहुत क्लियर चीज है कि इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और 23 नवंबर को जो चुन के आएंगे वो तीनों दल के हमारे विधायक बैठ जाएंगे, अपना नेता चुन लेंगे, वो हमारा। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि चुनाव के बाद परिणाम के बाद हो सकता है एकनाथ शिंदे जी शायद ना बने। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक तरीका है जी, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीका यही होता है नवनिर्वाचित विधायक आपस में बैठते हैं और अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। राइट। अब वही होगा 23 तारीख के बाद हमारे महायुति के तीनों दल के जो नवनिर्वाचित विधायक बैठेंगे अपना नेता चुनेंगे। तो धनंजय जुनारकर साहब, जो अभी व्यास जी ने कहा और उसके पहले दारूवाला साहब ने कहा, मुझे क्लियर कट ये आ रहा है कि भाई एनडीए की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। जैसे अमित शाह साहब है, उन्होंने आरएसएस के साथ मिलकर के ये तय कर लिया कि गांव-गांव में, घर-घर में कोई घर छोड़ नहीं रहे हैं। सर जुनारकर साहब, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक भी घर नहीं छोड़ा है। जहां जहां पर उनके कैंडिडेट हैं, और कई जगह ऐसे भी जहां पर उनके कैंडिडेट नहीं है, हर घर में गए हैं सर, वो कोई नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस की तरफ से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी तक वो उत्साह जो है वो देखने को नहीं मिला है, नंबर 1। नंबर 2, लाड़की बहन योजना, लाड़का भाऊ और लाड़का शेतकारी। अब वो लाड़का भाऊ और लाड़का शेतकारी कब आएगा अलग बात है। लाड़की बहन योजना विल बी द मेन प्लान, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा एनडीए की तरफ से, और वो काम कर रहा है सर। जुनारकर साहब, आप उससे कैसे लड़ेंगे? मुझे तो लगता है कि हरियाणा होने वाला है महाराष्ट्र में। जुनारकर साहब बताएं। सर ऐसा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ऐसी घोषणा देके ये लोग सत्ता में आए थे, और आज की तारीख में आपने गैस के सिलेंडर की संख्या जो थी वो कम कर दी। उसके साथ साथ गए 2 महीने के अंदर 156 रुपया गैस के ऊपर बढ़ा है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो ये एक घर चलाने वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत बजट बनाना, घर का बजट बनाना बहुत कठिन बात है। तो हमने ये भी इंटरव्यू देखे लाड़की बहना के कि भाई पैसा जहां से भी मिलता हो पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट हम लोग उनको ही देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ दिवाली का अपना। 70 साल लगे सर, अगर गुलाब जाम 1 किलो गुलाब जाम का भाव 160 रुपया होने के लिए 70 साल लगे, लेकिन 10 साल में मोदी जी के 300 रुपया किलो गुलाब जाम हो गया। बर्फी 243 केजी थी, एक केजी 2014 में, अभी वो 750 रुपया किलो हो गई। मोतीचूर का लड्डू 250 रुपया किलो था, तो वो अभी 630 रुपया किलो हो गया। सोन पापड़ी 110 रुपया किलो थी, वो अब 410 रुपया हो गए। सर जो जिस रेशो में ये महंगाई बढ़ रही है, उस रेशो के अंदर आप एक 1500 रुपए एक बार देके आप सोच रहे हैं कि मैं खरीद लेता हूं उनकी वोट, उनके घर के सबके वोट मैं खरीद लेता हूं, ऐसी विचारधारा से आप इलेक्शन जीतने का प्रयास तो करेंगे तो मतलब ये होने वाला नहीं। मतलब एक मिनट सर, तो जो आपकी बात है, जो आपने अभी बताया धनंजय जुनकर साहब, उससे हम लोग ये समझे, प्रदीप जी, उससे हम लोग ये समझे कि कांग्रेस और शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब, ये आप तीनों का जो बेसिक थ्रस्ट रहेगा, सबसे बड़ा जो आपका ध्यान जो केंद्रित करना चाहेंगे आप लोगों का, वो महंगाई पर करना चाहेंगे कि महंगाई की मार की वजह से आप लोग जो हैं ये कांग्रेस को, एनसीपी शरद पवार को और उद्धव ठाकरे शिवसेना को वोट दें।
आपने जाति जनगणना को भी एक अहम हिस्सा बना दिया आपका कैंपेन के। यही आप पे आरोप है कि हिंदू जितने वोट है उसको आप बांट दो, बांट दो, बांट दो, दलितों में बांट दो, ओबीसी में। जाति जनगणना को बार बार आप राहुल गांधी जी इस प्रकार हर मंच पर कह रहे हैं। आपने बार बार यह भी कहा वुमन जो दलित विरोधी कैसे है महायुति। आपने हाईलाइट किया कि 8 क्राइम्स अगेंस्ट दलित एवरी डे। ये विवेक तिवारी और नाना पटोले जी ने स्टैटिस्टिक्स दे दिया है। 2023 में 8 क्राइम्स डेली अगेंस्ट आदिवासी, 12,500 आदिवासी वैकेंसीज अब तक ये महायुति ने फिल नहीं किया। दलित स्टूडेंट स्कॉलरशिप महायुति ने वापस ले लिए। तो आप ये बार बार हाईलाइट कर रहे हो कि दलित ओबीसी के खिलाफ ये सरकार है, वुमेन्स के खिलाफ ये सरकार है। सेकेंड हाईएस्ट महाराष्ट्र का क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आपने हाईलाइट किया। यू टॉकिंग अबाउट 21 रेप्स एवरी डे, 21 रेप्स एवरी डे, ये आप हाईलाइट करो। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाकर आप कहना क्या चाहते हो जुनरकर साहब? सर, इन लोग की स्ट्रैटेजी जो है वो बटेंगे तो कटेंगे, उनका घोषवाक्य ये है। और हमारा घोषवाक्य है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हम लोग लोगों तक जीतने के लिए जुड़ने की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। हम मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, हम किसी को हर्ट करने की बात नहीं करते। और आपने सही कहा कि सिर्फ महंगाई का मुद्दा नहीं है, इलेक्शन में जो प्रोजेक्ट यहाँ से लेके गए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मेरे पहले इन्होंने ये जो आपके वक्ता थे शिंदे जी के, उन्होंने कहा था कि ये जो हत्या हुई बाबा सिद्दीकी की वो छिटपुट घटना थी, ऐसा उन्होंने शब्द वापरा था वहां। आप बाबा सिद्दीकी को नहीं, वो वाक्य आप शांति से रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आपने ये शब्द वापरा है आपने, बिल्कुल। बाबा सिद्दीकी के लिए कहा मैंने, छिटपुट लॉ एंड ऑर्डर की घटना है। मैंने बाबा सिद्दीकी तो मेरे दोस्त थे। लॉ एंड ऑर्डर भी ये शब्द आपका गलत है, छिटपुट बोलने की आपको। आप गलत मत कहिए, बाबा सिद्दीकी मैंने नहीं कहा। अब आप सुन लीजिए रिकॉर्डिंग में आराम से। चिटपुट घटना है आपने कहा। सर, इसके अंदर जो पकड़ा गया है व्यक्ति, ये सिर्फ 50,000 रुपए में ये लोग ने ये काम किया है। और यहाँ जिसके इन लोग का जो घर है उत्तर भारत में, वहां देखो तो उनके घर में एकदम स्थिति खराब है। मतलब आप देखो कि इतनी बेरोजगारी है उत्तर भारत में कि वहां कुछ खाने पीने के लिए मोहताज है लोग, रोजगार नहीं है। वहां से 50,000 रुपए के लिए किसकी भी जान की सुपारी ली जा रही है। और यहाँ आज कल की न्यूज है कि आदरणीय फडणवीस साहब ने उनकी सुरक्षा में फोर्स 1 के अधिकारी लगाए हुए हैं। मतलब गृह मंत्री लोगों की सुरक्षा करने का तो फेल है ही है, खुद के राज्य में महिलाओं को सुरक्षित रखना उस फेल तो है ही है। वो खुद की सुरक्षा सिर्फ बढ़ा के काम चला रहा है। तो ये सब चीजें लोगों के ध्यान में अच्छे से आ रही है और लोग ये सब ध्यान रख के बटन दबाएंगे, सही बटन दबाएंगे और इन लोग को घर पे भेज देंगे। दारुवाला साहब, you wanted to say something. Please go ahead, sir. Exactly. My questions are being unanswered. I seriously don't understand. Are you trying to cover up or what? I've asked the Congress people, are Uddhav Thackeray being focused as their Muslim नेता? सनातन धर्म को वायरस और एक कीड़ और एक बीमारी कहने वाले स्टालिन के बारे में इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। Why aren't you asking them these certain questions? आज जनता जनार्दन आने वाले 20 दिनों में कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहती है। मुसलमान लोग, मुसलमान कौम कांग्रेस से ये पूछ रही है, अपने एक भगवाधारी क्यों आपके बाजू में लेके बैठा है, क्या वो उन्हें ये सवाल मान्य है? सर, अब मैं आपको पूछता हूँ, आप प्लीज इसका जरा जवाब दीजिए ना सर। स्टालिन के ऊपर, उद्धव जी के ऊपर, जो टिप्पू सुल्तान के ऊपर, संभाजी नगर का जो नाम आखिरी दिन उद्धव जी ने कैबिनेट के अंदर संभाजी नगर और वहां पर धाराशिव नाम किया, इसके बारे में मुसलमान जनता जानना चाहती है। मैं जानना चाहता हूँ सर, जवाब दीजिए ना प्लीज। सर दारुवाला साहब, मैं जाता हूं जुनरकर साहब के पास, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आप बाईपास कर रहे हैं टोटली मुस्लिम वोट को, आप कंसोलिडेट कर रहे हैं हिंदू वोट को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पीछे, और आप जो है मुस्लिम वोट को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ। Isn't that right? No, I'll answer that. Let me take this question first from him, sir. तो जुनरकर साहब, दारुवाला साहब ने आपसे सवाल पूछा है कि स्टालिन साहब और उनके जो साहबजादे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को ना जाने क्या कुछ कहा। तो दारुवाला साहब पूछ लूं मैं जुनरकर साहब से। जुनरकर साहब, आपने सुना होगा दारुवाला साहब ने जो पूछा आपसे, उस विषय के बारे में आपको क्या कहना है, बोलिए ना। तो सर यही कहना है कि जो भी स्टालिन वगैरह जिसने भी जो भी कमेंट किया था, उस समय पार्टी ने अपनी लाइन दिखा दी थी और कोई उसके साथ नहीं था, वो उसका व्यक्तिगत वोट था। और ये बार बार सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो इनसे ज्यादा सनातन धर्म की
जानकारी कांग्रेस को है और धर्म के नाम लेके आज की तारीख में भी इनको धर्म का नाम लेना पड़ रहा है। 10 साल कंटिन्यूसली राज्य में सत्ता इनकी है, इसके बाद स्टेट में दिल्ली में इनकी सत्ता है, उसके बावजूद इनको आज की तारीख में भी सनातन धर्म के और वोट जिहाद करके बात करना पड़ रहा है। इन्होंने कितने मुस्लिम लोगों को आज तक ये इलेक्शन में भी सीट देने वाले, ये भी हम देखेंगे। और आप इन्होंने भी एक बात कही थी कि उद्धव ठाकरे जी को क्या मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, तो अगर मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे जी को नहीं मिले होते तो क्या उनकी भी सीटें आई होती। और वोट जिहाद आपने जो किया है, आपकी लाइन वही है कि एक प्रकार से इनको अलग कर दो तो हम लोग हिंदू वोट कंसोलिडेट करेंगे। तो सर जुनकर साहब एक धारणा लेके आप तो दारूवाला साहब, चलिए जुनकर साहब आपकी बात सुन ली। तो एट दैट टाइम द कांग्रेस had said very clearly that this is not our line, this is their line. Aren't you doing exactly the same thing with regard to Nawab Malik? Because Nawab Malik has been attacking you. In the last 4 interviews of Nawab Malik that I have seen, नवाब मलिक के जो पिछले 4 इंटरव्यू मैंने देखे हैं बहुत बड़े बड़े चैनल पे, वहां पर उसने हमेशा बीजेपी को अटैक किया है और उसने ये कहा है कि कुछ भी हो सकता है, 23 नवंबर के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यही सरकार वापस आएगी। And he is told there is a death threats continues to him. Yes. बार उसको death threat मिल रहा है अली दारूवाला साहब। That again reflects the law and order situation that we are talking about continuously. तो Maharashtra is concerned. तो एक तरफ तो आपने स्टालिन की बात करी, स्टालिन साहब जो हैं वो ठीक है इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, ठीक है, लेकिन नवाब मलिक साहब तो एसोसिएट हैं, टोटली ऑफिशियल कैंडिडेट हैं सर आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर के। बताएं सर दारूवाला साहब। Coming back on Nawab Malik, sir, I personally for last 2.5 years have taken this guy head on. His Patrawala Chal, his connections, the bloodshed, the people who he dealt with are unforgivable. You ask me, I will answer straight and head on. I'll tell you, it's unacceptable. I won't even be surprised. So I'd like to ask you a question. This guy hang on a withdraws minute. his nomination. Hang on, just a minute. And I expect you to answer honestly, as you've always done. I will not be surprised if this gentleman withdraws his nomination. I hope he does it. I hope it happens because I tell you why. Sir. In the Supreme Court, his lawyer said, please, Daruwala Saab, please listen to me. Daruwala Saab, please don't keep talking, just listen to me also. Mr. Nawab Malik has stated in the Supreme Court on affidavit, sworn affidavit, that his one lung has collapsed, one kidney is not working, his liver is not working, and as a result of which, he has to be given bail on health grounds. Look at him, he's campaigning. He's all over the place. Why doesn't the Supreme Court cancel his bail? Ab aap bol rahe hain Daruwala Sahab. Please go ahead. Exactly. People are not fools. You and me are not fools. We understand, we read, we understand what is happening. What is he doing out? What is the compulsion where Honorable Deputy CM Ajit Pawar ji has been asked, or he is, I just do not know what is the compulsion on his head, but I can assure you it's not gone down well with the party leadership. The son has opposed this. If he is sick, he should be in the hospital, which we all understand. If he's out on bail on medical grounds, hospital is his place and not this campaigning ground. I agree with you. This is totally not done. I am not buying this argument. And what he has accused the BJP, because we have been very vocal as for times now. I have gone on several channels. I have taken this gentleman head on, his family, the total conspiracy, and it is there on paper. We do not need an alliance, and we definitely don't need an MLA like Nawab Malik. I am telling it on your channel where 28 lakh viewers are watching our interview. This is the official stand of the BJP, and my personal stand as to this man needs to go back where he has come from. He needs to go back to jail. Ali Daruwala Sahab, He needs to go to jail. we appreciate when Devendra Fadnavis says that, महाराष्ट्र शेतकरी को हम 12 घंटे दिन में फ्री मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं. That is BJP's promise, that is Fadnavis' promise, Mayuti promise. Fadnavis says a separate company has been formed to help the farmers. But Vijay Videttiwar, Nana Patolaji, Rahul Gandhi कह रहे कि महाराष्ट्र में 9,270 स्कूल्स में अभी भी there's no electricity. गवर्नमेंट स्कूल्स में करीबन 9,262 गवर्नमेंट स्कूल्स there is no electricity.
37 around 38% of the students are not getting paustik ahar. So are we overlooking government schools? Are we overlooking the students studying in government school? Why our focus not gone there, Darwala Sahab? If the Congress seem to be believe the Congress. Darwala Sahab. Exactly. As we did a debate on this particular topic last week, Pradeep sir, if I'm not mistaken, it was about the malnourished children ratio in Maharashtra being the highest. It was reported in Times of India, where we spoke at the length that this needs to be addressed. This cannot be ignored, and we need to work in this particular sector. Nevertheless, this 10-15 days are we in that Achar Sahita period, what has happened? I would not be able to answer the same thing again in this particular 1 week as I've been traveling. But this malnourished thing is for the across, not in public school, it is across in the state, where particularly the women, the children, the girls are being malnourished in the state, and it is an authentic figure, and it is alarming, and it needs to be addressed. Coming back to the Muslim vote, small correction. The authenticity of the report is being questioned, sir. The authenticity of the report is being questioned. आपकी तरफ से बोल रहा हूं सर मैं, दारूवाला साहब, क्या है कि ये सर्वे जो कंडक्ट हुआ है ना WHO का, अरे सर सुन लीजिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वे कंडक्ट हुआ है, सुशील व्यास जी आप भी सुने और जनाब जुनकर साहब आप भी सुने, ये टेलीफोन के ऊपर कंडक्ट हुआ है, याद रख लीजिए. The sample is so small, 3,500 लोगों के सैंपल से they have arrived at a conclusion with regard to the whole of Maharashtra. Sir, this is about 9,300 schools where electricity is not there. That is true. That is absolutely what the government will have to look into. व्यास जी, ये तो बहुत सीरियस इशू है. अगर 9,300 स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और यहाँ पर शिंदे साहब लाड़का शेतकरी की बात कर रहे हैं, शेतकरी को 12 घंटा दिन में इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कर रहा है, रूबी वन क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो पंप है, सोलर पंप्स की बात कर रहा है. तो इलेक्ट्रिसिटी नॉट इन स्कूल, सुशील व्यास जी, बहुत बड़ा एक समथिंग दैट यू हैव ओवरलुक्ड. व्यास जी, नाम्बियार जी, आप जो बता रहे हैं, जो आंकड़ा बता रहे हैं, स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. और अगर ये इस तरह की चीज है तो उस पर ध्यान देना चाहिए. सरकार जरूर उस पर ध्यान देगी. और ये मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये पिछले 2.25 साल से है या उसके पहले भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? सर पहले तो थे ही नहीं. तो जो आरोप लगा रहे थे, उनकी सरकार थी 30 जून 2022 के पहले, वो भी उतने गुनहगार हैं जितने वर्तमान सरकार गुनहगार. फिर मैं विस्फोट नहीं हो जाऊं, मेरे भाई कह देंगे आपने ऐसा कहा. अरे भाई, हमने तो ये कहा कि अगर ये है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन क्या ये 2.25 साल में ही हुआ है? उसके पहले भी इलेक्ट्रिसिटी थी या हमारे आने पे कट गई? तो सवाल है कि सारी सरकारें irrespective of the party affiliation, they are responsible for this. We are also responsible. Right, gentlemen, thank you very much. We've had a very civilized discussion. So nice of you, all three of you. Very, very happy Diwali to you. Very happy Govardhan Puja to you, all three of you. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का. Thank you very much. And we have to wait for the people's verdict. That's it. Namaskar, sir. Thank you very much. Jai Hind, Jai Maharashtra. Well, that was a very civilized discussion. We didn't have बहुत बढ़िया. We didn't have people being noxious to each other or rude to each other. No, they not. And so on and so forth. Yes. Quite bad for our viewers because they love that entertainment where people scream at each other. For the first time in a long time, we had a discussion where nobody screamed at anybody else. So, which is kind of nice. And but then, Pradeep ji, one thing is very clear. The NDA has its agenda very clear, and they have a USP. दे हैव द लाडकी बहन योजना. लाडकी बहन योजना को लेकर के पूरे स्टेट में ये लोग जा रहे हैं. जैसे इंडिया अलायंस संविधान खतरे में लेके गई पूरे हिंदुस्तान में, जिसके बाद कांग्रेस को 99 सीटें या 200 सीटें 100 सीटें जितनी भी मिली, वैसा कुछ नहीं है इस वक्त कांग्रेस के पास या एनडीए के पास. प्रदीप जी. बिल्कुल सर. आई मीन, इफ यू सी द एंटायर थिंग, आप जो भी आप करो, द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ महायुति कैन बी सीन, चाहे वो समृद्धि महामार्ग हो, शक्तिपीठ हाईवे, सर कोस्टल रोड खुलने वाली है, कोस्टल रोड खुल रहे हैं, 125 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है. हाल ही में 1 वीक बिफोर हुंडई प्रोजेक्ट इन पुणे, उससे पहले 80,000 crore worth of investments, including listing down the companies that have come in. For every company that the MVSAs have gone out of Maharashtra to very, especially to Gujarat, you got
another 1 or 2 companies with equal investment coming back into the state of Maharashtra. And Mumbai के आप देखो टोल टैक्स माफी, अब तक सिर्फ सरकारें बोल रहे थे कि माफ करना चाहिए, माफ करना चाहिए. You have to admire एकनाथ शिंदे जी, उसने करके दिखाया. एक ही झटके में पूरे 5 टोल टैक्स जो है जगह एंट्री इनटू पॉइंट्स इन वे ऑफ कर दिया. बोले नो मोर टोल टैक्स फॉर पीपल कमिंग इनटू एंड गोइंग आउट ऑफ मुंबई. एंड दिस आर टू बी सीन. 300 एकड़ मुंबई के हार्ट लैंड जो टाउन है वहां पर उन्होंने रिजर्व कर लिया है फॉर ऑल दिस रिक्रिएशन एंड गार्डन पर्पसेस. तो you can see the government working like the Central Park in New York. बिल्कुल Central Park. So you can see this government working. और आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग अभी तक उस पर चिल्ला रहे थे महालक्ष्मी रेसकोर्स को लेकर के, everybody does not have access to the महालक्ष्मी रेसकोर्स. बिल्कुल. ये नया पार्क जो बनेगा जिसमें महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ जोड़ लिया गया है, this will be for the entire public. Exactly. सबके लिए. And look at मुंबई जैसे शहर में आपने इतना you had the guts of not to fall and pray for the builder lobby, और builder lobby से बचा के आपने 300 एकड़ सिक्योर कर दिया है. You need to admire the government. फिर और सबसे आरोप बड़ी लगे बात कि बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है, असंवैधानिक सरकार है, बिल्डर का सरकार सर है. कौन सी सरकार बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार नहीं है, आप मुझे ये बताइए. यू नो एंड आई नो. नंबर 2, दूसरी बात क्या है कि वेयर इज द कैंपेन ऑफ द एमबीए की कैंपेन क्या है? अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. हरियाणा चुनाव के पहले तक यहां पर ये बिल्कुल लग रहा था कि एमबीए विल स्वीप द इलेक्शंस इन महाराष्ट्र. लेकिन हरियाणा चुनाव में जो हुआ उसके बाद तो भैया यहाँ पे प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है, वेरी फ्रैंकली. At least I will not be able to predict who's going to win. We don't know. Unless and until Rahul Gandhi enters the field out here, because it has to be a Congress-led campaign, sir. I don't think Sharad Pawar ji can पीछे रहकर संभाल सकते हैं लोगों को. नहीं. He can't go in the front and attack and do. उद्धव ठाकरे जी ठीक है, he was good, but he doesn't have some great credit. जब फडणवीस उठ के कहता है कि आप एक चीज दिखाओ जो एमवीए ने दिखाया. Now that's a challenge that he is given, open challenge. आप बताइए आपने 2.5 साल में क्या किया, एक कोई प्रोजेक्ट दिखा दो. हम 50 आपको कोट करते हैं, आप यही बोलेंगे हमारे काल में हो गया था, शुरू कर दिया था. But now for that, Rahul Gandhi and the Congress will have to come full blast over here. That will happen only I think probably after the elections in Kerala. वो प्रियंका जी के इलेक्शन खत्म करेंगे, पूरे ग्रुप यहाँ फिर सब लोग यहाँ पर आएंगे. यस, एंड देन यहाँ पर तब वो पूरे कैंपेन विल रीच इट्स टेम्पो. और तब जाकर के मालूम पड़ेगा कि वास्तविकता में उनका थ्रस्ट क्या है. जो मुझे अंदर की खबर मिली है, जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है वो ये है कि वो मुसलमानों को, दलितों को और ओबीसी को टारगेट करेंगे, यानी एमवीए जो है. एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द बीजेपी सेज एटसेट्रा एटसेट्रा, एज धनंजय जुनारकर साहब वाज सेइंग कि भाई कीमतें इतनी बढ़ गई हैं. उनको आई वाज सरप्राइज्ड एंड वेरी इम्प्रेस्ड. मिठाइयों की उनको कीमतें याद है यार. मतलब कि भाई कांग्रेस गुलाब जामुन कितने की, along with गुलाब जामुन और डेली यूजेबल जो वेजिटेबल्स है उनका भी वो प्राइस चार्ट लेकर घूम रहे हैं कि देखो ये दूधी इतना का है, ये इतना का है, तो आपको इतना का है. तो आपको 1500 रुपए दे दिए और आपसे 8000 रुपए ले लिए. कहने का मतलब ये हुआ. Now yes, the state campaigners have not been able to set the hit it out to the masses कि this is the issues. You need to have Rahul Gandhi come here. I suppose boost the tempo. Pradeep ji, I suppose everybody is waiting for the withdrawals to take place. Monday बिल्कुल 3:30-4 बजे का टाइम है विड्रॉल का. तो as and when the withdrawal takes place, उसके बाद वास्तविकता में कैंपेन शुरू होगी. और अभी अली दरवाला साहब बोल रहे थे कि नवाब मलिक in all likelihood will withdraw his nomination. मुझे नहीं लगता. Impossible. वो नहीं होने वाला. The first time you said the big four went to convince Mr. Nawab Malik, and Praful Patel comes out and verbs out. He tells that we have given Sana Malik the ticket, the matter is closed. But then Nawab Malik, being Nawab Malik, absolutely stubborn, he said he's going to contest and he's going to win. He's going to contest even as an independent. Independent. And he went and filled his form as an independent. जी. तो और अगर नवाब मलिक साहब ने अपना फॉर्म जो है बतौर निर्दलीय के रूप में अगर भरा होता तो मुझे ऐसा लगता है नवाब मलिक जी शायद जीत जाते बड़े आराम से. आज की तारीख में क्योंकि वो अजीत दादा पवार की पार्टी के हैं, तो सामने जो हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े अच्छे मित्र हैं अबू आसिम आजमी, उनको तो मौका मिल गया कि ये तो बीजेपी का दलाल है. वो तो बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि तो बीजेपी का आदमी है. भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए शख्स को आप लोग कैसे वोट दे सकते हैं? ऐसा अबू आसिम आजमी साहब कह रहे हैं और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो अभी बीजेपी को अटैक कर रहे हैं वो एक नाटक है.
तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर नवाब मलिक। और उसमें एक और चीज हो सकती है प्रदीप जी, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर शायद जीत जाए। अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें शायद सुरेश पाटिल की सीट निकल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। एक बार पहले गोवंडी में हुआ था, आपको याद रहे आप सर, the initial round, the first rounds that are going on along, means the campaigning वगैरह दिख रहा है जी। you know, it's the Mahayuti is putting up a bold stance कि इंडिया will win। उनके हंसी में एक डिस्गस्ट भी है, उनके हंसी में एक दुख भी है, और चेहरे पे चाहे देवेंद्र फडणवीस हो जी हो, कोई भी एक नाथ शिंदे जी हो, एक गजब सी कंपल्सन और एक फोर्सफुल स्माइल डाल के दिखाया है, बिकॉज द MV is not in full force, they are not united and they are not regrouped together to take on immediately. The initial results is like they're giving a bold pose that we are going to win the Mahayuti, but inside they know the battle is a very big battle. It's not. It's going to be tough. It's In not spite going of to the fact, in spite of the fact that from whatever we know, this is from reliable sources, Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde don't get along, and Mr. Ajit Dada Pawar does not get along with anybody anyway. So, and that's what's going on. And if in spite of all that the NDA wins, oh man, that will be something. Made the rank and file of the BJP, because Eknath Shinde has got his own Ji. group, and the electorate of his is not concerned about ethics, morality, kuch nahi. They vote for Eknath Shinde because the local leaders. Because he's Shinde, that's it. Shinde and the local leaders of there, Abdul Sattar hai, Deepak Keshwar, they are very strong local leaders. Uday Samant ho gaye, Gogavle ho gaye, Bhumre ho gaye. These are strong leaders in their own area. They are like Jagir Das. ये तो उनका विचार। रैंक एंड फाइल ऑफ बीजेपी आर कंफ्यूज्ड। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? क्या बोला था नवाब मलिक के बारे में? क्या बोला नवाब मलिक फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है प्रदीप जी, बीजेपी के हार और जीत डिटरमिन करने में निर्णायक होगा बहुत। गणेश नायक क्या दिखा रहा है जी, बाप बीजेपी के साथ लड़का के शरद पवार के पास, यानी क्या, कौन से सिद्धांत, कौन से वैल्यूज, कौन से बीजेपी एज अ सेपरेट पार्टी विद अ सेपरेट आइडियोलॉजी डिटेल, तो ये क्या द रैंक एंड फाइल इज डिस्टर्ब मेंटली। इवन आरएसएस कैन नॉट ब्रिंग देयर मेंटल जो है ना, जो ब्रोकन इनटू पीसेस, उसको कायम करके एक साथ लेके आना, इवन आरएसएस विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। What answers are going to give it to them? Sir, once something which is broken cannot be fixed back. Yes. It's like Humpty Dumpty. बिल्कुल sir. You can't, kind of put him together again. Nawab Malik's nomination as the official candidate of Ajit Dada Pawar, in spite of the fact that, by the way, the MBA is not raising the issue too much. MBA इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है. Within the BJP and within the RSS, there is a lot of resentment as to how has this happened. क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं? Otherwise, अगर जिस दिन फॉर एग्जाम्पल अजीत दादा पवार ने AB फॉर्म अपना दे दिया था नवाब मलिक साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को, मेरी समझ में ये कहना चाहिए था अजीत दादा पवार इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द महायुति के साथ नहीं है अजीत दादा पवार, हम अपना रिश्ता तोड़ते हैं अजीत दादा पवार के साथ। क्या होने वाला था? वैसे भी इट्स अ केयर टेकर गवर्नमेंट, कोई नो कॉन्फिडेंस वोट तो आने वाला नहीं था, या कॉन्फिडेंस वोट तो आपके खिलाफ आने वाला नहीं था, तो क्या हो गया? ये सब तामझाम का कोई मतलब नहीं। 2014 में ये कोई नहीं था जी, and BJP had secured more vote share and Sir, BJP got 122 seats. Yes, the maximum seats. 122 सीट आई थी बीजेपी की on its own. अकेले। छगन भुजबल था, ना अजित पवार था, ना नारायण राणे था, ना किसी भी बड़ा साहब थोड़ा। You talk about the biggest leaders, none of them जो भी लेके घूम रहे, ना एकनाथ शिंदे था, अशोक चौहान को लेके घूम रहे, तभी कोई नहीं था, and they had the biggest vote share and the biggest number of seats on its own, on their own. And now ये पूरे तामझाम को लेकर भी you can't predict anything. And worst, you heard the sentiments of the rank and file of the BJP की ये क्या देख रहे हैं, सर्कस से तमाशा क्या देख रहे हैं? सर आप अपने बाप बीजेपी से, बेटा ऑपोजिशन से। सर आप अपने आदर्शों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कभी भी एक तो देश हित से और अपने आदर्शों से कभी भी समझौता नहीं करती है। दोनों जगह आप फेल हुए हैं जहां पर नवाब मलिक जी का प्रश्न है। आपने, मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि ये आदमी देशद्रोही है क्योंकि दाऊद इब्राहिम के साथ इसके संबंध है, ऐसा आपने कहा है, हम लोग नहीं बोल रहे। सीधी सादी बात है। नंबर 2, आपके खुद के आदर्शों का क्या हुआ? आपने कहा किसी भी हालत में
ये हमें स्वीकार नहीं होगा। अरे अब तो उन्होंने फॉर्म भी भर दिया, वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, आधिकारिक तौर पे वो उम्मीदवार है वहां पे अजीत दादा पवार के शिवाजी नगर मानखुर्द से, और आप क्या कर रहे हैं? इतनी हास्यास्पद स्टेटमेंट आपने दी है। It's a joke what you have said. We are not going to campaign for him. I mean, come on. As Nawab Malik says, who wants you to campaign? I would not like your help anyway. That's what Nawab Malik says. And he knows बीजेपी वोट तो मिलने ही वाला नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा नवाब मलिक को बीजेपी के वोट, and he knows that facts and he stands by the facts. So Mr. Devendra Fadnavis has put himself in a very embarrassing situation. Really and truly, very, very embarrassing situation. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया भैया, और कमेंट भी करें, अपने कमेंट भी भेजें। बहुत लोग जो हैं पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, और भी आए हैं, मैसेज आए हैं, तो किसी ने तारीफ भी करी है, कुछ लोगों ने तारीफ भी करी कि बहुत अच्छा है चैनल वगैरह, बहुत बड़ा अच्छा दिख रहा है, विश्लेषण बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह वगैरह। आप ज़रूर लिखें, वी वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। फिलहाल आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद।